कोर्ट रूम में सारे लोग उन जज साहिबा की तरफ देख रहे थे। जज पूनम चतुर्वेदी ने कुछ ऐसा कहा कि हर आदमी के होश उड़ गए और पत्रकार माइक लेकर उनकी कुर्सी से उठकर बाहर आने का इंतजार करने लगे। हर कोई उनके फैसले पर हैरान था। सामने खड़ा जतिन नजर झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था। लोगों में होती कानाफूसी को देखकर जज साहब ने मेज पर हाथ मारकर कहा, एक औरत के साथ होते देखकर कोई नहीं बोलता है और आज एक पुरुष पर फैसला आया तो ये समाज कानाफूसी कर रहा है। फैसले पब्लिक की पसंद से नहीं किए जाते, इसका अधिकार केवल सच होता है। जज पूनम चतुर्वेदी अपनी सीट से उठी और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। मैडम, आपने मिस्टर जतिन के खिलाफ जो फैसला लिया है, आप उसे कहाँ तक सही मानती हैं? क्या ये सब पैसे के लिए है? क्या ऐसी सज़ा देना ठीक है? कहीं ये फैसला दिमाग की बजाय दिल से तो नहीं लिया गया? आखिर जज पूनम चतुर्वेदी ने ऐसा क्या फैसला दिया था जिस पर लोगों में बातें बन रही थी और उन्हें पत्रकारों को जवाब देना पड़ रहा था? आखिर जतिन कौन था और उसने क्या किया था? यह जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूनम चतुर्वेदी अब यह शहर में जाना माना नाम था और जाने कितने लोगों का उन्होंने न्यायपूर्ण फैसला किया था। पूनम चतुर्वेदी एक मीटिंग के लिए अपनी कार में बैठ चुकी थी। तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। देखा तो कोई अनजान नंबर था। पूनम चतुर्वेदी ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही हेलो कहा तो उधर से किसी ने कहा, जज मैडम, तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? पहले भी कितनी बार फोन करके मना किया, हर तरह से समझा लिया, प्यार से और गुस्से से भी, लेकिन तू तो बड़ी जिद्दी औरत है। तेरी समझ में नहीं आया। अब तो तू देख कि तेरे साथ क्या होता है। हमें कहा है कि इस केस को जाने दो, तारीख देकर चलता कर, मगर तू मानती नहीं। पूनम चतुर्वेदी को किसी ने कोरी धमकी दी थी। शायद पूनम इस कॉल करने वाले व्यक्ति को जानती थी। आगे बैठे ड्राइवर ने सारी बात सुन ली थी। वह पूनम चतुर्वेदी का 4 साल पुराना ड्राइवर था। उसने हमदर्दीवश पूनम से कहा, मैडम, आप इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। आप जज हैं और ये आपको इतनी बड़ी धमकी दे रहा है। पूनम ने कहा, यह कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग खोखले होते हैं और बचते बहुत हैं। इसके बाद पूनम मीटिंग में पहुंच गई थी। मीटिंग के दौरान भी पूनम के फ़ोन पर बार बार उस नंबर से कॉल आ रही थी और पूनम उसे अनदेखा कर रही थी। मीटिंग खत्म करने के बाद पूनम जैसे ही जाकर कार में बैठी, उसके ड्राइवर मोहन ने उससे कहा, मैम, आप तो मीटिंग में थी और देखिए इधर क्या हो गया। पूनम हैरानी से बैक व्यू मिरर से ड्राइवर को देखने लगी तो ड्राइवर ने आगे कहा, मैडम, आपने इसके हक में फैसला सुनाया है। उनकी बेटी विशाखा पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। यह सुनते ही पूनम के होश उड़ गए और उसने जल्दी से घर चलने के लिए कहा। तभी पूनम का फोन फिर से बज उठा और इस बार पूनम ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो मैडम, खबर तो लग ही गई होगी, अब बोलो। पूनम चतुर्वेदी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। वह जानती थी उसको जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है और उन्होंने एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जज पूनम चतुर्वेदी ने तुरंत पुलिस को उसके परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा। पूनम बहुत बड़ी जज थी और उनके कहने पर यह एक्शन भी लिया गया। कार में बैठी पूनम चतुर्वेदी सोच में डूब गई थी। विशाखा मलिक एक बिजनेस वूमेन थी। उसने अपने यहाँ कितने ही बेरोजगारों को काम दिया था, जिनमें अधिकतर लड़कियां थी। वह लोगों की मदद करने में भी आगे रहती थी। विशाखा मलिक का बिजनेस बड़ा हो रहा था, जिससे अपने बड़े होते बिजनेस को देखकर विशाखा ने बड़ी जगह पर अपना वर्कशॉप बनाने का फैसला किया। काफ़ी महीनों तक विशाखा अपने बिजनेस के हिसाब से ज़मीन तलाशती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरकार उसे एक ज़मीन मिल ही गई।
जो उसे देखते ही पसंद आ गई। उसने तुरंत ही उसके मालिक को उस जमीन के लिए टोकन मनी दे दिया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह जमीन की जान की दुश्मन बन जाएगी। लगभग 1.5 साल पहले विशाखा ने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन समय भी इतने के साथ साथ यह शादी बुरा सपना बनकर रह गई। विशाखा जतिन को बहुत पसंद करती थी, जो कि अक्सर उसे MBA करने के दौरान कॉलेज में मिला करता था। उसे लगता था कि जतिन भी उसे बहुत प्यार करता है, और एक दिन जतिन ने उसे सामने से आकर कह दिया। एक पल के लिए तो विशाखा उसे देखती रह गई थी। फिर विशाखा ने भी उसे कह दिया कि वह भी उसे पसंद करती है, उसके साथ पूरा जीवन बिता सकती है। एक दिन विशाखा ने उसके कॉलेज में आने का कारण पूछा। तब जतिन ने उसे बताया कि वह CA है, इसी कारण से उसका कॉलेज में आना जाना लगा रहता है। विशाखा उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। जतिन ने भी उससे पूछा कि वह MBA करने के बाद क्या करना चाहती है। तब विशाखा ने ही उसे बताया कि वह अपना बिजनेस करना चाहती है। उसका इरादा एक बड़ी बिजनेसमैन बनने का है। तब जतिन ने उसे कहा कि लेकिन बिजनेस करने के लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। तो विशाखा ने उसे कहा कि पैसे की चिंता नहीं है, मेरे पापा कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जतिन मन ही मन विशाखा के परिवार से इम्प्रेस हो गया था। दोनों के परिवार वाले ही उनकी शादी करना चाहते थे, और धीरे धीरे उनका प्यार भी शादी तक पहुंच गया। विशाखा के पिता को जतिन पसंद था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा और मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा था। CA होना भी कोई आसान बात नहीं थी। दोनों की शादी होने के बाद जतिन विशाखा को कैलिफोर्निया घुमाने के लिए भी ले गया। विशाखा जतिन के साथ बहुत खुश थी। वह उसके मन की खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था। विशाखा का MBA तो शादी से पहले ही पूरा हो गया था, और उसने यही सोचा था कि शादी के बाद वह अपने पिता से पैसे लेकर बिजनेस शुरू कर देगी, और यही हुआ। उसने जतिन से कहा, जतिन अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। यह सुनकर जतिन ने कहा, लेकिन पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा? विशाखा ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पापा पैसे दे देंगे। विशाखा के पिता ने पैसे जतिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि जतिन के साथ रिश्ते मजबूत हों। उधर जतिन भी अपनी CA की फर्म खोलने की तैयारी कर रहा था। विशाखा से पहले ही 1 महीने के अंदर जतिन ने अपनी फार्म खोली, और एक दिन विशाखा को यह सरप्राइज के रूप में खुशखबरी दी। विशाखा यह सुनकर बहुत खुश थी। उसने जतिन से कहा, अब तो हम दोनों ही अपना अपना बिजनेस करेंगे। कुछ दिन में मेरा भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। मुस्कुरा दिया था। विशाखा ने अपनी बिजनेस को शुरू करने के लिए सारी रिसर्च कर ली थी, और अब बस उसे पैसा देना था। एक दिन जब उसने जतिन से पैसों के लिए कहा, तो जतिन ने कहा, विशाखा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मेरे फर्म के लिए कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर लिए। विशाखा फटी आंखों से उसे देख रही थी। इतने धोखे से उसके पैसे इस्तेमाल किए और उसे बताया तक नहीं। यह सुनकर विशाखा उनका खून का घुट पीकर रह गई, और उसने यह बात अपने पिता को भी नहीं बताई। विशाखा ने अपने पिता से कहा कि उसे और पैसे की ज़रूरत है। उसके पिता ने कहा, बेटा सब तुम्हारा ही तो है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। उसके पिता ने बिना कोई सवाल किए उसे और पैसे दे दिए। इस बार विशाखा ने पैसे खुद अपने हाथ में लिए और बिजनेस शुरू कर दिया। घर में तो केवल ससुर थे। वह दिन भी आया जब विशाखा का बिजनेस का उद्घाटन होना था, और उसने वह अपने पिता के हाथों से करवाया। यह बात उसके ससुर को नागवार गुजरी। जतिन भी इस बात से बौखला गया था, और जब उसने सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद विशाखा से कही, तो विशाखा ने कहा, तुमने कौन सा मेरे साथ ईमानदारी भरा काम किया? तुमने मेरे पिता के पैसे तो कैसे इस्तेमाल किया? करने से पहले मुझे कुछ नहीं बताया था।
मैंने अपने पिता को कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम मेरे पति हो। जब मेरे पिता ने मेरे लिए दोबारा पैसे दिए तो उद्घाटन भी उनके ही हाथों से होना चाहिए था। यह मुफ्त का सम्मान तो तुम्हारे पिता को क्यों देती? उन्होंने तो मुझे पैसे नहीं दिए ना। यह बात सुनकर जतिन तिल मिलाकर रह गया। विशाखा अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही थी और जतिन यह देखकर मन ही मन कुढ़ रहा था। विशाखा के ससुर भी जतिन के कान भरने में पीछे नहीं थे। जतिन ने विशाखा से कहा, तुम अपने बिजनेस के खाते मेरी फर्म को क्यों नहीं दे देती? तुम्हारा काम मुफ्त में हो जाएगा। जब घर में ही सीए है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत? विशाखा को यह बात सही लगी और उसके बिजनेस का हिसाब किताब उसने जतिन की फर्म के एक अकाउंटेंट को दे दिया। अब विशाखा के बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन पर जतिन की नज़र थी। एक बार किसी काम से विशाखा उसके ऑफिस में गई तो उसने जतिन की बातें सुन ली, जो वह कैबिन में बैठा किसी से फोन पर कह रहा था। जतिन किसी के खातों में हेरा फेरी की बात कह रहा था। ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने की बात विशाखा को समझ में आ गई थी, लेकिन विशाखा जतिन से कुछ नहीं कहा और अपना काम करके चली गई। उसकी नज़रों में धीरे धीरे जतिन की इज्जत कम होने लगी थी, क्योंकि शादी के 1 साल में उसे जतिन की सोच का पता चल पड़ा था। कुछ महीनों बाद विशाखा को अपने खातों में की गई हेरा फेरी नज़र आ गई। जतिन ने विशाखा के ऊपर टैक्स लायबिलिटी इतनी दिखा दी कि विशाखा परेशान हो गई और जब उसने जतिन से कहा कि तुम्हारे अकाउंटेंट सही काम नहीं किया है, तब जतिन ने कहा, विशाखा तुम ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बात क्यों कह रही हो? ईमानदारी से तो तुम्हारे खातों में इतना ही टैक्स बनता। विशाखा को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम तो ब्लैक मनी की बात मत ही करो। मैं खुद सुना है जब तुम किसी से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की बात कह रहे थे। मैं भी सोच रही थी कि तुम इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? करोड़ों की ज़मीन तुमने इतनी जल्दी कैसे खरीद ली? यह सभी तुम्हारी काली कमाई का नतीजा है। तब जतिन ने गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा, तुम चुप कर, मेरी बातें सुनती हो? अरे ब्लैक को व्हाइट बनाने में मैं भी दिमाग लगाता हूँ और उसे दिमाग के पैसे होते हैं। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई पर यूं ही खर्च नहीं किया। यूं ही दिन रात मैंने सीए बनने के लिए मेहनत नहीं की है। विशाखा दर्द से तड़प रही थी। उसने झटके से जतिन को धक्का देकर अपना हाथ छुड़ाया और उसे गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जैसे धोखेबाज गद्दार इंसान से अच्छा मैं किसी कुत्ते के साथ रह लूं। इसके बाद विशाखा ने अपना बैग पैक किया और घर चली गई। विशाखा के पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, जो कि असूलों के पक्के थे। वही संस्कार उन्होंने अपनी बेटी को भी दिए थे, जिसे मैं समझौता नहीं कर सकती थी। उसके पिता ने भी उसके आने पर उसका साथ दिया और कहा, बेटा तुमने सही किया। जो इंसान अपनी असूल और संस्कार पर नहीं चलता, उसके साथ रहना भी जुर्म है। विशाखा ने जतिन पर धोखेबाजी का केस करते हुए उस पर 420 की धारा लगवाई और अपने पिता के पैसे और शादी में हुए खर्च की मांग की। जतिन इस सब से बौखला गया था। उसने सोचा नहीं था कि विशाखा और उसके बारे में यह सब इस तरह पता चल जाएगा। जतिन के 2 चेहरे थे जो वह विशाखा से छुपा रहा था। कोर्ट में केस दायर होने के बाद विशाखा जब भी कोर्ट जाती तो वह जतिन नहीं पहुंचता और हर महीने उसका समय बेकार हो जाता। हर बार जतिन कोई ना कोई बहाना करके याचिका लगा देता था। विशाखा परेशान हो रही थी और अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी कोर्ट में जज का तबादला हो गया और नई जज पूनम चतुर्वेदी वहां आई। जब पूनम चतुर्वेदी के आंखों के सामने विशाखा के केस की फाइल लाई, तब विशाखा ने दुखी होकर जज को सारी बात बताई और जज ने जतिन के लिए फरमान जारी कर दिया कि अगर वह इस बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो उसे पुलिस द्वारा कोर्ट में लाया जाएगा। जतिन को जब यह नोटिस मिला तब वह हैरान था, क्योंकि अब तक किसी जज ने उसे यह नोटिस नहीं भेजा था।
सीए होने के कारण उसकी अच्छी पहुंच थी। शहर के बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन इस बार उसने भी कोर्ट पहुंचकर जैसे सामना करने का फैसला कर लिया और वह तारीख के आते ही कोर्ट पहुंच गया। जैसे ही पेश करके जतिन और विशाखा की फाइल की आवाज़ लगाई तो जतिन और विशाखा अंदर जाकर जज के सामने हाजिर हो गए। जतिन को सामने देखते ही पूनम से देखती रह गई। जतिन भी उसे फटी आंखों से देख रहा था। जज पूनम चतुर्वेदी ने खुद को संभालते हुए कहा, पहले तो आप अपना डिसाइड कीजिए, क्या वाकई आप जतिन हैं? विशाखा जज की यह बात सुनकर हैरत से जतिन को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जज ने उससे ऐसा सवाल क्यों किया। उसी दिन पूनम चतुर्वेदी ने उनका पूरा मामला जाना और विशाखा से कहा कि आप इनसे क्या चाहते हैं। विशाखा ने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी शादी में हुआ खर्च और जो पैसा मेरे पिता का इन्होंने अपनी फर्म में लगा दिया था वह भी वापस चाहिए। लेकिन जतिन ने यही सुनते ही मना कर दिया, ना तो मैं इस तलाक देने वाला हूँ और ना ही कोई पैसा वापस देने वाला हूँ। यह मेरी पत्नी है, यही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। जतिन के ऐसे बयान के बाद पूनम चतुर्वेदी ने अगली तारीख दे दी और फिर जतिन को सोचने के लिए समय दिया। दरअसल जतिन ऐसा बयान देकर विशाखा को खर्च देने से बच रहा था, लेकिन विशाखा तलाक के बाद आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहती थी। उस दिन पूनम चतुर्वेदी को किसी ने फ़ोन पर धमकी दी थी कि वह यह केस इतनी गंभीरता से ना देखे और उनको तारीख देती रहे, लेकिन पूनम ने साफ कह दिया जतिन ने गलत किया है और वह कैसे नहीं बचेगा, देखते हैं वह कब तक कोर्ट की बात नहीं मानता। हर महीने तारीख लगती और पूनम चतुर्वेदी को धमकी के फ़ोन आते थे। एक बार रात के 1 बजे पूनम का फ़ोन बजा। पूनम ने फ़ोन रिसीव किया तो पीछे से किसी ने कहा कि मैं जतिन बोल रहा हूँ। पूनम ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन करोगे, बोलो किस लिए फ़ोन किया है? जतिन ने कहा, क्या तुम्हें फिर से वही खौफ याद दिलाना पड़ेगा या यूं ही मान जाओगी? मैंने कहा कि इस केस पर ध्यान मत दो। पूनम की हंसकर कहा, याद रखना कि तुम एक जज को धमकी दे रहे हो। अगर तुम्हारे खौफ में होती तो आज जज नहीं होती। तुमने विशाखा को तो नाम बदलकर बहला लिया, लेकिन अब और किसी को नहीं बहला पाओगे। विशाखा तुम्हारे झांसे में आ गई, लेकिन अब कोई दूसरी विशाखा तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। खैर, चाहते हो तो धमकी देना बंद करो और जैसा कोर्ट कहता है वैसा करो। जतिन ने तिल मिलाकर फ़ोन पटक दिया था। इतनी रात को जतिन से बात करके पूनम की नींद ही उड़ गई थी। वह अपने जीवन के बीते दिनों को याद करने लगी थी, जब वह बहुत कुछ करना चाहती थी और उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था। पूनम चतुर्वेदी एक स्टेनो की बेटी थी। उनके पिता राकेश चतुर्वेदी एक ऑफिस में स्टेनो थे। पूनम के अलावा उनकी एक और बेटी थी जो पूनम से बड़ी थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह भारत से बाहर विदेश में रहती थी। राकेश जी का एक ही सपना था और वह था अपनी बेटी को एक बड़ा वकील बनाना। तनख्वाह तो कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी कराने में जुटे थे। पूनम ने LLB की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूनम की बीमार माँ अचानक भगवान को प्यारी हो गई और राकेश जी अकेले हो गए। अपनी पत्नी की यादों से दुखी वह भी बीमार रहने लगे। इस कारण से उन्होंने पूनम के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उनके दोस्त ने पंकज नाम का एक लड़का पूनम के लिए सुझाया। लड़का अपने पिता का बिजनेस संभालता था और साथ साथ चाहिए CA पढ़ाई कर रहा था। पंकज की माँ एक घरेलू सीधी सादी महिला थी, जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। उनके बारे में राकेश जी को सब ठीक ठाक लगा तो जल्दी ही वह उसके घर वालों से मिले और पूनम को भी दिखाया गया। पंकज को और उसके परिवार को पूनम पसंद थी। 3 महीने के अंदर ही शादी तय कर दी गई। शादी होने के बाद कुछ दिन ठीक चला,
लेकिन उसके बाद पंकज के पिता ने पूनम से कहा कि वह अपने पिता से पैसे लाकर पंकज की पढ़ाई में मदद करे। पूनम जानती थी कि अब उसके पिता के पास कुछ नहीं है। वह उसकी माँ की बीमारी में काफ़ी पैसा लग चुका था और उसकी शादी के बाद तो उनके पास कुछ नहीं बचा है। उसने अपने ससुर जी से यही बात कही तो ससुर जी तेवर दिखाते हुए बोले, तुम गरीबों की सच्चाई यही है कि तुम्हें लड़का अमीर चाहिए होता है और ऐश काटने के लिए उसका पैसा चाहिए होता है। जब तुम अपने घर से इसकी मदद के लिए पैसे नहीं ला सकती तो हमारे घर से 2 रोटी की उम्मीद क्यों करती हो। यह सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल में उसे ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। कौन सा ससुर अपनी बहू से ऐसी बात करता है। सबसे दुख भरी बात यह थी कि पंकज अपने पिता के ऐसा कहने पर कुछ नहीं बोला था और जब पूनम ने पंकज से कहा तो पंकज ने कहा, पापा सही कह रहे हैं, तुमने क्या सोचा था यहाँ आकर ऐश करोगे। ऐश के लिए कुछ करना भी पड़ता है। हमने तो कोई दहेज भी नहीं मांगा। अगर कुछ पैसा ले आओगी तो तुम्हारे पापा गरीब नहीं हो जाएंगे। अपने पिता से ऐसे शब्द सुनकर पूनम का दिल जोर जोर रो पड़ा था। उसके लिए तो यह भी मुश्किल थी कि वह यह बातें अपने घर पिता से जाकर नहीं कह सकती थी। रोज उसके ससुर उससे कहा करते थे, तुम हमारे साथ खाना खाने क्यों बैठ जाती हो, जाकर रसोई में नीचे चटाई बिछाकर खाना खाओ। वह उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करने लगे थे। बेचारी पूनम बिना कुछ कहे सब कुछ सह रही थी। एक दिन हद हो गई जब उसके ससुर ने सब्जी नीचे से जल जाने पर उसके हाथ को पकड़कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। उस पर चिल्लाते हुए कहा, हाथों में जान नहीं है क्या? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया है? खुद तो मरा हुआ रहता है, बेटी भी अधमरी दे दी। अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर पूनम से रहा ना गया और उसने चीख कर कहा, खबरदार जो मेरे पिता के बारे में कुछ कहा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप इतने गिरे हुए हैं कि अपनी बहू पर हाथ उठा रहे हैं। मैं अभी शोर मचाकर सबको यहाँ इकट्ठा कर सकती हूँ, फिर झेलते रहिएगा अपनी बदनामी को। इसके बाद पंकज ने पूनम को जमीन पर धक्का दिया और कमर में से बेल्ट निकालकर उस पर अंधाधुंध वार करता गया। पूनम जोर जोर से चीख रही थी, छोड़ देने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन पंकज पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पीछे से पंकज के पिता कह रहे थे कि छोड़ना मत आज इसे। अपने पिता से एक चवन्नी लेकर नहीं आई और अकड़ तो देखो इसकी। बेटा आज इसको सीधा कर दे। बाप बेटा मिलकर बेगुनाह पूनम पर अत्याचार कर रहे थे। हमारे समाज में लड़के वाले लड़कियों से इस तरह क्यों पेश आते हैं? क्यों वह लड़की को कुछ भी कहने में अपनी शान समझते हैं? पूनम बहुत देर तक पंकज से पिटती रही और जब पंकज उसे पीट कर थक गया तो उस पर बेल्ट फेंककर कमरे में चला गया। पूनम किचन के बाहर जमीन पर पड़ी शरीर पर पड़े जख्मों के दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कोई पूछने वाला भी नहीं था। उसकी सास तो अपने कमरे में सो रही थी। पंकज के पिता उन्हें ऐसी दवाई दिया करते थे कि वह शाम को जल्दी सो जाती थी। रात को सबके सोने के बाद पूनम चुपके से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गई। पूनम वहां से सीधी अपने घर पहुंची और पिता के गले लगकर खूब रोई। उसने विदेश में ब्याही अपनी बड़ी बहन से भी बात की। सबने उससे एक ही बात कही, या पंकज के साथ रहना ठीक नहीं। पंकज ने सुबह उठकर पूनम को घर में नहीं पाया तो उसके पिता को फ़ोन किया और उसके पिता से जड़ से कहा कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, तुमसे तलाक लेना ही उसके लिए बेहतर होगा। इसके बाद एक वकील साहब से बात करके तलाक का केस दायर कर दिया गया। अब केवल पूनम इस पंकज से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने बिना कोई खर्च लिए सीधे तलाक की बात कही। पंकज के पिता ने उससे कहा, अरे बेटा ऐसे तो तलाक लेना ही चाहिए, कम से कम कोई दूसरी अच्छी लड़की तो मिल जाएगी जिसके पास पैसा हो और वह हम सबको संभाल ले। और इस सब के बाद पंकज और पूनम का तलाक हो गया।
पूनम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी और इसमें उसकी बड़ी बहन ने उसकी मदद की। पूनम ने एक छोटी सी नौकरी करके अपने पिता की मदद की और अपना LLB पूरा करके जुडिशल सर्विस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, जिसके बाद वह जज की कुर्सी तक पहुंच गई। वह उसे बहुत हैरानी हुई थी जब उसके सामने विशाखा का पति जतिन पहुंचा था, क्योंकि यह जतिन नहीं पंकज था। पूनम की सारी बातें याद ही कर रही थी कि उसका फ़ोन पर कॉल आने लगा। यह फ़ोन कमिश्नर साहब का था। उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से एक अस्पताल चलने को कहा जहां पर विशाखा एडमिट थी। पूनम अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर से उसे पता चला कि विशाखा का चेहरा बच गया है और तेजाब उसके शरीर के बाएं हिस्से पर गिरा है। किस्मत से बदन पर मोटे कपड़े होने के कारण तेजाब का असर उतना तेज नहीं हुआ है। पूनम चतुर्वेदी इस घटना के बाद अंदर ही अंदर जतिन और पंकज के लिए सजा तय कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि पंकज इससे आगे और कुछ कर पाए। तभी पूनम के फ़ोन पर फिर से जतिन का फ़ोन आया। उसने कहा, पूनम, अगर तुमने इस केस में कोई भी फैसला मेरे खिलाफ दिया तो मैं तुम्हारी और अपनी सच्चाई इस दुनिया के सामने रख दूंगा। सोच लो, तुम इतनी बड़ी जज हो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तो पूनम ने कहा, मैंने सुना है कि इज्जत तो तुम्हारी भी इस शहर में बहुत है। अब उस इज्जत की धज्जी उड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी फिक्र मत करो और एक बात सोच लेना कि मैं अपने ऑफिस में एक नोट लिखकर रख दिया है कि अगर मुझ पर कोई भी हमला हुआ या मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम होंगे। जतिन उसकी यह बात सुनकर मुट्ठी बींचकर रह गया था। पूनम वहां से निकली और ड्राइवर से कमिश्नर साहब के घर चलने को कहा। वहां जाकर उनसे सारी बात करने के बाद कमिश्नर साहब ने कहा, पूनम अब तक की अपनी ऊंची पहुंच के कारण बच रहा था, लेकिन तुम्हारी जैसी जज हो तो कोई नहीं बच सकता। अगले दिन वारंट जारी करके जतिन को उसके घर से पुलिस द्वारा बुला लिया गया। आखिर कोर्ट में जतिन को हाजिर होना ही पड़ा, लेकिन जतिन ने कोर्ट में आते ही कहा, मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलवाया गया है। पूनम चतुर्वेदी ने कहा, तुम जैसे आदमी इस समाज पर बोझ हैं जो धीरे धीरे समाज को खोखला कर रहे हैं। जानना चाहोगे कि तुमने क्या किया है। यह कहकर पूनम चतुर्वेदी ने जतिन के फ़ोन से दी गई धमकी की रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुनवा दी। जतिन हक्का बक्का सा देख रहा था। पूनम ने आगे कहा, मिस्टर जतिन उर्फ पंकज, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आज दुनिया को बताते हैं कि ये धोखेबाजी आपने पहली बार नहीं की है और आपके अत्याचार सहने वाली विशाखा भी पहली औरत नहीं है। पहली औरत आप सबके सामने बैठी है जिसका नाम पूनम चतुर्वेदी है। ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया और सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडिया के पत्रकार माइक लेकर तुरंत एक्टिव हो गए और जज के कुर्सी पर से उठने का इंतजार करने लगे। पूनम का जतिन की पहली पत्नी होना सबको हैरान कर गया था। ये बात उसी समय तेजी से मीडिया में फैल गई थी, क्योंकि यह उस शहर के एक बड़े CA से जुड़ा मामला था और अब जज भी इससे जुड़ गई थी। पूनम चतुर्वेदी ने कोर्ट में ये बात उसी समय तेजी से मीडिया में फैल गई थी, क्योंकि यह उस शहर के एक बड़े CA से जुड़ा मामला था और अब जज भी इससे जुड़ गई थी। पूनम चतुर्वेदी ने कोर्ट में खुलकर बता दिया कि ये मिस्टर जतिन नहीं बल्कि पंकज है, जो पहले भी शादी कर चुका है। इसने एक दिन पहले विशाखा पर तेजाब डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन इस केस की खासियत ये होगी कि आज इस इंसान की पहली बीवी इसकी सज़ा मुकर करेगी। मिस्टर पंकज को धोखेबाजी और झूठ बोलकर शादी करने के साथ ही विशाखा की जान लेने के लिए 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इनकी सज़ा में कोई कमी नहीं की जाएगी। सज़ा कम करने के लिए दी जाने वाली याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं होगी और हाँ, इनकी फर्म के सभी खाते सील किए जाए, सबका निरीक्षण किया जाए। मिस्टर पंकज ने एक नहीं 2 औरतों के साथ धोखेबाजी की है। इन्होंने इस समाज के सामान्य व्यक्ति एक जज को धमकी दी है। इनकी सज़ा में कोई रियायत नहीं होगी।
अपना फैसला देकर जज पूनम चतुर्वेदी अपनी कुर्सी से उठकर कोर्ट रूम से बाहर निकली तो बाहर खड़े पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। मैडम, आपने मिस्टर जतिन के खिलाफ जो फैसला लिया है, आप उसे कहां तक सही मानती हैं? आपने जमानत तक की याचिका पहले से ही रद्द करने को कह दिया। क्या कोर्ट इतनी बेरहम होती है? और आपने कहा कि ये आपके पति हैं। कहीं ये फैसला आपने दिल से तो नहीं लिया? पूनम चतुर्वेदी ने आग बबूला होते हुए कहा, मैं एक जज हूँ और विशाखा एक पीड़िता। क्या एक पीड़ित को न्याय देना गलत है? अगर जतिन उर्फ पंकज की पहली पत्नी मेरी जगह कोई और होती तब भी क्या यह फैसला गलत होता? तब भी आप इस दिल से लिया गया फैसला कहते? आप लोगों का तो काम ही है सवाल उठाना और आप वही कर रहे हैं। एक जज होते हुए मुझे लगता है मैंने अपनी कुर्सी के साथ पूरा न्याय किया है। आप सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए कि एक अपराधी बच नहीं पाया। उसने बहुत जतन किए और अपनी पहुंच की धमकियां भी दी मगर न्याय व्यवस्था से ऊपर ना उठ सका। ये सुनने के बाद पत्रकारों ने जोर से तालियां बजाई और सबके सब इसके बाद विशाखा का बयान लेने के लिए अस्पताल चले गए। आज पूनम को एक सुकून मिला था, अपने पद का सही इस्तेमाल बिना डरे किया था। अगर वो जतिन से डर जाती तो कभी सही फैसला नहीं कर पाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।